Hello future judges, this is Pahuja Law Academy. I am Sumedha Maheshwari and today we are going to discuss the important provisions of Indecent Representation of Women Prohibition Act 1986. So Indecent Representation of Women Act is a legislation made to protect the dignity of women. औरतों का किसी भी गंदे तरीके से ऑब्सीन तरीके से जो रिप्रेजेंटेशन होता है पब्लिक डोमेन में उसे रोकने के लिए और उसे पनिश करने के लिए इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट को लाया गया। लेट्स अंडरस्टैंड द एक्ट। तो जो एक्ट का प्रियम्बल है वो ये कहता है कि दिस इज एन एक्ट टू प्रोहिबिट द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन थ्रू एडवर्टीजमेंट्स, यानी कि जो भी एडवर्टीजमेंट्स मीडिया में होते हैं उनमें और इन पब्लिकेशंस, writings, paintings, figures or in any other manner and for matters connected therewith and incidental thereto। यानी कि ये प्रियम्बल हमें बता रहा है कि पर्पस क्या है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट का। अगर बात करें इसके फोर्स में आने की तो ये आया है 2 अक्टूबर 1987 को फोर्स में, और इसके एक्सटेंट की बात की जाए तो ये पहले जम्मू एंड कश्मीर के अलावा सभी स्टेट्स में एप्लीकेबल था, बट अब क्योंकि हमारे पास में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आ चुका है तो ये कह सकते हैं कि ये जो एक्ट है ये होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई करता है। नाउ द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। अब अगर बात की जाए इस एक्ट के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस की तो जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन आता है डेफिनेशन क्लॉज में से वो है आपका सेक्शन 2 क्लॉज सी। इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, आइए समझते हैं। किसी भी मैनर में डिपिक्शन ऑफ अ वुमन इन एनी मैनर ऑफ द फिगर ऑफ अ वुमन, हर फॉर्म और हर बॉडी और एनी पार्ट देयर ऑफ, जिसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, इनडिसेंट है, डेरोगेटरी है या फिर डेनिग्रेटिंग है वुमेन के लिए, तो वुमेन की डिग्निटी के अगेंस्ट है। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये वुमेन की डिग्निटी के अगेंस्ट है और इससे क्या हो रहा है, इट इज लाइकली टू डिप्रेव, करप्ट और इंजर द पब्लिक मोरालिटी और मॉरल्स। इसका इम्पैक्ट जो पब्लिक मोरालिटी और मॉरल्स पे है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, इससे डिप्रेविटी हो जाएगी कॉमन मैन के माइंड्स की। So this is important from the point of view of both prelims and main examination। ये अक्सर पूछा जाता है कि indecent representation of women का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। Section 3 Prohibition of advertisements containing indecent representation of women। Section 3 advertisements के publication को prohibit करता है जिनमें women का indecent तरीके से representation हुआ है उनमें। तो इसमें पब्लिकेशन या फिर कॉज टू बी पब्लिश्ड दोनों ही चीजें इंक्लूड की जाती हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, अनदर इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और सेंडिंग बाय पोस्ट ऑफ बुक्स, पैम्फलेट्स एटसेट्रा कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। जी हाँ, तो इसमें कुछ पर्टिकुलर आइटम्स हैं जिनका प्रोडक्शन, सेल, लेट, डिस्ट्रीब्यूशन, सर्कुलेशन, ये जो चीज़ें हैं ये सारी एक्टिविटीज़ उन प्रोडक्ट्स की बैंड हैं। वो प्रोडक्ट्स, वो आइटम्स उनमें इंक्लूड होती हैं बुक्स, पैम्फलेट्स, पेपर्स, फिल्म्स, राइटिंग्स, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स एटसेट्रा। तो इन सभी मटेरियल्स को जिनमें इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो उन्हें प्रोड्यूस करना, सेल करना, डिस्ट्रीब्यूट, लेट या फिर सर्कुलेट करना जो है वो एक ऑफेंस है, उसके ऊपर प्रोहिबिशन है। इन दोनों ही सेक्शंस के लिए 3 और 4 के लिए पेनल्टीज क्या क्या है ये हम आगे सेक्शन 6 में देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सेक्शन 5 जो है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उससे पहले ये देखते हैं कि इस सेक्शन 4 के एक्सेप्शंस क्या हैं। सेक्शन 4 में कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं जो कि उसके प्रोवाइजो में प्रोवाइडेड हैं। तो ये कहा जाता है कि whenever such a material is published or circulated in the interest of science or literature, art, learning and other objects of general concern, तो जब साइंस, लिटरेचर, आर्ट या फिर किसी और ऐसे ही सोशलॉजिकल पर्पसेस की वजह से इस तरह का सर्कुलेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वो जो है इस एक्ट में एग्जेम्पशन की तरह आता है।
When it is kept or used bona fide for religious purposes, religious purposes के लिए भी इस तरह के जो मटेरियल हैं वो रखे जा सकते हैं. Next exception is provided in clause B of the proviso, which says कि representation जो है किसी sculpture में engraved है, किसी मूर्ति में है या फिर किसी पेंटिंग या अदरवाइज किसी भी फॉर्म में है, जो कि कहाँ है, कहाँ यूज होता है, उन एंशियंट मॉन्यूमेंट्स में यूज होता है, जो कि एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 में डिफाइंड है. जिन एंशियंट मॉन्यूमेंट्स में इस तरह के स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स यूज होते हैं वो भी एग्जेम्प्टेड हैं. फिर बात करते हैं किसी टेम्पल की या किसी कार या कन्वेंस की जहाँ पे रिलीजियस पर्पसेस की वजह से इस तरह के कोई स्कल्पचर्स रखे गए हैं या फिर ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं, तो वो जो व्हीकल्स हैं और वो जो टेम्पल है जहाँ पे इस तरह के स्कल्पचर्स रखे हैं वो भी एक्सेप्शन में इंक्लूड होते हैं. अब हम बात करेंगे हमारे फाइनल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक्सेप्शन है उसकी, जो कि आपका क्लॉज सी में दिया गया है. तो क्लॉज सी में ये कहा जाता है कि जो भी फिल्म्स सिनेमेटोग्राफ एक्ट के अंडर कवर्ड है उन फिल्म्स को भी इसमें एग्जेम्प्ट किया गया है. यानी कि मूवीज जिनमें इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो रहा है लेकिन वो सिनेमेटोग्राफ एक्ट में कवर्ड हैं तो उन्हें यहाँ पर एग्जेम्प्ट किया गया है. लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन 5 नाउ. पावर्स टू एंटर एंड सर्च. यहाँ पे कोई भी गेजेटेड ऑफिसर जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने एम्पावर किया है, जी हाँ, स्टेट गवर्नमेंट ने एम्पावर किया है, वो यहाँ पे ये पावर्स एक्सरसाइज कर सकता है इस एक्ट में. पहला है एंटर एंड सर्च एनी प्रेमाइसेस. किसी भी रीजनेबल टाइमिंग पे प्रेमाइसेस को सर्च करके ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल्स को ढूंढने के लिए. दूसरा है सीज एनी मटेरियल. जो भी बुक्स, पैम्फलेट्स एटसेट्रा अदर मटेरियल्स की जिनकी हमने बात की है सेक्शन 4 में, उनको सीज करने की भी पावर दी जाती है इस पर्टिकुलर ऑफिसर को. एंड लास्टली एग्जामिन एनी रिकॉर्ड, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और एनी अदर मटेरियल. यानी कि उनका एग्जामिनेशन भी कर सकता है ये पर्टिकुलर ऑफिसर. यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सीआरपीसी के प्रोविजंस हैं सर्च और सीजर को लेकर के, वही प्रोविजंस यहाँ पर भी अप्लाई होंगे. यानी कि जब आपका कोई वारंट इशू हो रहा है सर्च या सीजर के लिए, तो इस एक्ट में भी सेक्शन 94 ऑफ सीआरपीसी का ही प्रोसीजर एप्लीकेबल होगा. और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब किसी प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस में इस तरह का सर्च, सीजर या एग्जामिनेशन होना है तो उसके लिए वारंट होना नेसेसरी है. यस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन. बिना वारंट के किसी प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस यानी कि किसी के रेजिडेंशियल घर में नहीं जा सकते. नेक्स्ट सेक्शन है आपका पेनल्टी का. जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, सेक्शन 3 और 4 में जो ऑफेंसेस गिवन हैं उनके लिए पेनल्टीज हमें सेक्शन 6 में दी हुई हैं. तो सेक्शन 6 में पहले कन्विक्शन के लिए डिफरेंट पेनल्टी दी गई है और सेकंड कन्विक्शन के लिए डिफरेंट पेनल्टी दी गई है. सेकंड या सब्सीक्वेंट ऑफेंस अगर आप इसी एक्ट में दोबारा करते हैं तो उसके लिए अलग पेनल्टी है. तो पहली बार जब एक्ट में ऑफेंस करेंगे तो इम्प्रिजनमेंट, जो कि किसी भी डिस्क्रिप्शन का हो सकता है, ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, जो कि एक्सटेंड कर सकता है 2 साल तक, 2 years, एंड विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 2000 रुपीज, यानी कि 2000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है. और इसमें एंड है और नहीं है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी. जब हम सेकंड कन्विक्शन की बात करते हैं तो इम्प्रिजनमेंट जो है वो मिनिमम प्रोवाइडेड है कि इट शुड नॉट बी लेस देन 6 months, यानी कि कम से कम 6 months का इम्प्रिजनमेंट तो होगा ही होगा. और उसके बाद ये आता है कि इट मे एक्सटेंड टू 5 years, यानी कि 5 years तक उसे एक्सटेंड कर सकते हैं, 6 months to 5 years. एंड ऑल्सो फाइन विच विल नॉट बी लेस देन 10,000, यानी कि यहाँ पर भी मिनिमम फाइन अमाउंट दे दिया है 10,000 रुपीज का, और उसके बाद वो जो फाइन अमाउंट है वो एक्सटेंड होकर के आपका 1 लाख रुपीज तक हो सकता है. तो ये हुई आपकी पेनल्टीज की बात. क्योंकि पेनल्टीज ज्यादा नहीं है इसलिए इन्हें याद रखना जरूरी है. ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही पूछा जा सकता है. अब हम बात करते हैं सेक्शन 7 की, जिसमें कि ऑफेंसेस बाय कंपनीज डिस्कस किए गए हैं. तो जब कोई कंपनी किसी तरह का ऑफेंस करती है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट में, तो जो पर्सन्स कंपनी के कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए लायबल हैं, जो उन कंपनीज के काम के लिए करता धरता हैं, वो ऑफिसर्स शैल बी लायबल अंडर दिस एक्ट. The next important section is offences to be cognizable and bailable. सेक्शन 8 हमें ये बताता है कि इस एक्ट में होने वाले सभी ऑफेंसेस, यानी कि 3 और 4 में जो ऑफेंसेस हमने डिस्कस किए हैं और जो 7 में ऑफेंसेस जो कंपनीज के अगेंस्ट बताए गए हैं, वो सभी कॉग्निजेबल और बेलेबल की कैटेगरी में आएंगे.
इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, लेकिन ये ऑफेंस बेलेबल भी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेक्शन 10 जो है वो आपका पावर्स बताता है टू मेक रूल्स। तो इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन में पावर्स रूल बनाने की जो पावर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई हैं। जी हाँ, ये याद रखना जरूरी है। पहले जब हमने बात की थी कि अरेस्ट, सर्च और सीजर के लिए कौन अथॉरिटी देता है, तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी दे रही है ऑफिसर्स को एंटर एंड इंस्पेक्ट एंड सर्च एंड सीजर के लिए, लेकिन यहाँ पर जो पावर टू मेक रूल्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है। तो ये है आपके दी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस प्रोविजंस फॉर इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।